बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ अ नॉवल जो है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें नॉवल क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं वो डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लें ताकि आपको नॉवल की कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किसी भी लिटरेरी वर्क पे वीडियो चाहिए, कोई पोएम्स हैं या फिर नॉवेल्स हैं, नोवेलास हैं, जिन पे वीडियो चाहिए आप उसके लिए मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू कंसर्न कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉवल क्या था। एक दफ़ा फिर से हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नॉवल की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपली नॉवल जो-सा होता है एक लॉन्ग नैरेटिव होता है। अ नॉवल इज़ अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज़ नैरेटिव दैट डिस्क्राइब्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थ्रू अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जो नॉवेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ से भी, नोवेलास से भी और इनके अंदर जो है मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, सब प्लॉट्स होते हैं और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है टाइम की भी, प्लेस की भी। अक्सर आप देखते हो कि नॉवल अगर आपने कभी कोई भी पढ़ा है, चाहे उर्दू नॉवल है, चाहे इंग्लिश नॉवल है, तो कैसे वो स्टोरी जो है कैसे स्टार्ट होती है जहाँ आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता और कैसे इवेंट्स को कनेक्ट किया जाता है, कैसे करैक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है और एट द एंड वो सब जाके एक ही चीज़ से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो इसे हम नॉवल कहते हैं जिसमें फिक्शनल प्रोज़ एक लॉन्ग नैरेटिव बताया गया होता है। कोई छोटा नहीं, एक बहुत लॉन्ग नैरेटिव बताया गया होता है प्रोज़ की शक्ल में। चैप्टर वाइज़ लिखा गया होता है जिसके ज़रिए हम ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करते हैं और उसके अलावा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उनके बारे में हमें बताया गया होता है। उसके अलावा अगर हम सेटिंग की बात करें तो जो नॉवल की सेटिंग होती है वो टाइम या प्लेस होती है जहाँ स्टोरी हैपन हो रही होती है। हम देखते हैं कि अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हम टेक्निक देख लें तो उसमें बिल्कुल एक करैक्टर प्रेज़ेंट में बैठा होता है लेकिन वो पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। तो वहाँ भी जो टाइम है, टाइम शिफ्ट कर जाता है प्रेज़ेंट से पास्ट या पास्ट से फ्यूचर। तो टाइम शिफ्टिंग जो-सी होती है वो इसकी सेटिंग होती है। कहीं भी हमें इवेंट नज़र आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा स्टोरी जो है नॉवल है पास्ट से स्टार्ट होता है लेकिन वो अपने प्रेज़ेंट की तरफ जाता है। फिर प्लेस जो-सी होती है वो भी इसकी सेटिंग होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर सेटिंग और सेटिंग अच्छी ना हो तो बाज़ दफ़ा नॉवल इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। तो इसके ज़रिए हमें बैकग्राउंड का पता चलता है और एटमॉस्फेयर का पता चलता है। अगर सेटिंग की बात करें तो इसमें क्या-क्या आ सकता है? जियोग्राफिकल लोकेशंस आ सकती हैं जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कहीं भी जियोग्राफिकल लोकेशन आपकी जो है वो हो सकती है। हिस्टोरिकल पीरियड आपका हो सकता है, हिस्ट्री को दिखाया जा सकता है, सोशल एनवायरनमेंट और कल्चर को रिप्रेज़ेंट किया जा सकता है आपकी सेटिंग के अंदर या फिर टाइम ऑफ डे या फिर सीज़न को भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। करैक्टर्स कौन-से होते हैं? दे आर कॉल्ड द हार्ट ऑफ द स्टोरी क्योंकि करैक्टर्स के ज़रिए ही आपको चीज़ें जो-सी हैं वो कनेक्ट कर पाती हैं। करैक्टर के ज़रिए ही आप रिलेट कर पाते हैं, उनके ही एक्सपीरियंसेस, उनकी ही थॉट्स, उनकी ही फीलिंग्स को पोर्ट्रे किया जाता है थ्रू नॉवल और वहाँ कहीं न कहीं आप रिलेट कर पाते हैं। तो करैक्टर्स या तो लोग भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं या फिर ऐसे बीइंग्स हो सकते हैं जिनके ज़रिए एक्शन को कैरी किया जाता है नॉवल के अंदर। तो इसमें हम 3 टर्म्स को ज़्यादा देखते हैं जैसे प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं मेन करैक्टर को, यानी हमारा हीरो है या फिर हीरोइन है तो उसे हम मेन करैक्टर कहते हैं एंड ही इज़ नोन एज़ प्रोटैगनिस्ट। और एंटागनिस्ट होता है जो कि हीरो को अपोज़ कर रहा होता है। अक्सर हम इसे विलेन भी कह सकते हैं और जो कि ऑपोज़िट करैक्टर होता है ऑफ हीरो तो उसे हम एंटागनिस्ट कहते हैं। डायनामिक कैरेक्टर्स हमारे वो होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। चेंज होते हैं, डायनामिक से मतलब उनमें चेंज आता रहता है एट द एंड ऑफ द बुक।
उसके बाद अगर तीसरे चीज़ की बात करें तो वो हमारा प्लॉट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लॉट हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, जिसकी वजह से स्टोरी बनती है। जैसे कि अगर आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो हम देखते हैं कि स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई, एक्सपोजिशन हुई। जैसे नॉवल के स्टार्ट में आपको पता है कि हमें सबसे पहले इंट्रो करवाया जाता है कैरेक्टर्स का, सेटिंग्स का, तो उसे हम एक्सपोजिशन कहते हैं। फिर हमारा राइजिंग एक्शन होता है, यानी कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होता है ना, जहाँ मतलब आपका एक आपको पता चला कि अच्छा इवेंट्स हो क्या रही हैं, कैरेक्टर्स के दरमियान क्या हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होता है। क्लाइमेक्स वहाँ होता है जहाँ टर्निंग पॉइंट आता है, कोई ट्विस्ट आ जाता है, उसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। और रेजोल्यूशन होती है जहाँ फाइनल आउटकम निकल आती है, हैप्पी एंडिंग है, सैड एंडिंग है, या फिर ट्रेजेडी है, जो भी है वो सारा आपको उधर रेजोल्यूशन हो जाती है, आपको फाइनल आउटकम मिल जाती है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो प्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी नॉवल। उसके बाद अगर हम आगे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट एंड द अदर वन इज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की सबसे पहले तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की ही बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट जैसे अगर लिटरल मीनिंग भी इसका लिया जाए तो यही हो रहा होता है कि आप किसी चीज़ से की कशमकश का शिकार हो ना, आपके अंदर कोई ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हो। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट, और आपका किसी पर्सन से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपका अपनी अपनी ही सेल्फ से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि सेल्फ आपका कुछ और कह रहा है लेकिन आप कुछ और करना चाह रहे हो। अगर 2 पर्सन के दरमियान में कन्फ्लिक्ट है तो मतलब आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज़ ऑपोजिट टू यू, ठीक है? तो इसे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। अगर एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट की बात करें, अ स्ट्रगल बिटवीन अ कैरेक्टर एंड एन आउटसाइड फोर्स। वो आउटसाइड फोर्स क्या हो सकती है? मैन वर्सेस मैन, या फिर मैन वर्सेस नेचर। नेचर भी आपकी एक ऑपोजिट फोर्स हो सकती है। उसके अलावा सोसाइटी जौन-सी है, ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इंसान की अपनी सोच, उसके अपने एक्सपीरियंसेस, उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स कुछ और होती हैं, लेकिन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की जो उसके ऊपर कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, दैट आर टोटली डिफरेंट। और अगर नेचर की बात करें तो ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा आपका जो मूड है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो टोटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दी नेचर। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये होता है अ स्ट्रगल विद इन द कैरेक्टर्स ओन माइंड। जब आपका अपना माइंड, एक कैरेक्टर का अपना माइंड जौन सा आता है, वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है, दैट इज़ नोन एज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मैन वर्सेस सेल्फ है, आप अपने सेल्फ से ही लड़ रहे हो। बाज़ दफ़ा अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपका सेल्फ आपको बार-बार मलामत करता है, बार-बार आपको उसका बताता है। मोरल डायलेमास होते हैं आपके, कुछ मोरली आप रॉन्ग कर देते हो तब भी आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हो। और मोरल डायलेमास ये भी हैं कि आप बाज़ दफ़ा आपको ये पता होता है कि क्या गलत है, क्या सही है, तो लेकिन आप गलत की तरफ ही ज़्यादा खींचे जा रहे हो, तो मोरल डायलेमास का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। इमोशनल स्ट्रगल्स होती हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स, आपकी कुछ डिज़ायर्स जोन-सी होती हैं, वहाँ भी आप कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हो। उसके बाद अगर बात करें तो थीम्स जोन से होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है नॉवल का। अंडरलाइंग मैसेज होता है, हर एक नॉवल का कोई एक मॉरल लेसन होता है, सेंट्रल आइडिया होता है दैट द ऑथर वांट्स टू कन्वे टू द रीडर। कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो आप, तो उसका एक कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है, सेंट्रल आइडिया होता है जिस पे वो नॉवल बेस कर रहा वो होता है। वो कोई फिक्शन हो सकती है, सुपरनेचुरल हो सकता है, साइंस फिक्शन हो सकता है, रोमांस हो सकता है, कोई भी उसका एक सेंट्रल आइडिया होता है जिसके ऊपर वो नॉवल बेस कर रहा होता है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें तो थीम्स आर ऑफन यूनिवर्सल, जैसे कि लव है, रिवेंज है, जस्टिस है, कमिंग ऑफ एज है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी होते हैं जिनको पोर्ट्रे किया जाता है थ्रू नॉवेल्स। अगर हिडन डेप्थ की बात करें तो बाद दफ़ा जो सा एक थीम है वो डायरेक्टली नहीं बताया गया होता है, लेकिन जब आप नॉवल को पढ़ते हो तो वहाँ हिडन मीनिंग में वो कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होता है, जिसे आपको पढ़ने के बाद ही अंदाज़ा होता है। और ये जो थीम है ये रिफ्लेक्ट किया जाता है थ्रू कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स। उसके ज़रिए आपको एक ऐसा थीम जिसको राइटर ने डायरेक्टली नहीं बताया लेकिन वो आपको क्लियर होता है बाद में। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ का
वो एक शॉर्ट स्टोरी है हॉन्टेड हाउस। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप उसका एक लिटरल मीनिंग लेते हो, आपको लगता है कोई हॉन्टेड सा हाउस होगा, वहाँ घोस्ट होंगी और फियर होगा और सस्पेंस, थ्रिल, मर्डर्स, किलर्स, इस तरह। लेकिन जब आप उस स्टोरी को पढ़ते हो, देन यू कम टू नो कि इसके अंदर तो जो हिडन मीनिंग है वो तो कुछ और ही है। वो तो लव का उसमें बता रहा है और उसकी जो लिटरल एक उसने टर्म यूज़ की है, दैट इज़ हॉन्टेड हाउस, लेकिन उसका स्टोरी के अंदर तो कुछ और ही हो रहा है। इसी तरह बहुत से नॉवेल्स भी हैं जिनका आप एक लिटरल मीनिंग तो लिटरल उनके टाइटल से तो कुछ और ही ज़ाहिर होता है, या उनके थीम्स जो यूनिवर्सल बताए गए होते हैं, लेकिन हिडन जब आप उसे पढ़ते हो तो वो एक डिफरेंट ही होता है। लाइक रेड बर्ड्स बाय मोहम्मद हनीफ, जब आप उसको पढ़ते हो तो उसके भी हिडन थीम्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये 3 तरह का होता है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होता है कि स्टोरी जो-सी है वो करैक्टर की तरफ से ही कही गई होती है, जहाँ आई एंड मी का यूज़ करते हैं एंड इट इज़ वेरी इंटीमेट। उसके बाद थर्ड पर्सन लिमिटेड होता है। नरेटर जो-सा होता है कोई थर्ड पर्सन होता है, जो करैक्टर होते हैं वो नहीं स्टोरी को नरेट करते, कोई ऐसा पर्सन नरेट करता है जो कि करैक्टर्स की थॉट्स को जानता है। थर्ड पर्सन ओमनिसेंट कहते हैं, द ऑल नोइंग नरेटर हु नोज एवरीवन्स थॉट, ठीक है, जिसको हर किसी का पता है, इसे ऑल नोइंग नरेटर कहते हैं। तो ये भी थर्ड पर्सन होता है। उसके अलावा स्टाइल एंड टोन की बात करें तो स्टाइल हम कहते हैं ऑथर का यूनिक वे ऑफ राइटिंग। मतलब जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ के बारे में कहा जाता है कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करती थी। कई जो है वो कॉमेडी पे लिखते हैं, ह्यूमरस उनका स्टाइल होता है, सीरियस होता है, सार्केस्टिक होता है, ग्लूमी होता है एंड इस तरह करके जो यूनिक स्टाइल्स जो यूज़ किए जाते हैं। टोन जो है वो एटीट्यूड टुवर्ड्स दी स्टोरी होता है ऑथर का। जैसे कि उसका एटीट्यूड कैसा है, वो ह्यूमरस है, सीरियस है, सार्केस्टिक है, ग्लूमी है। और स्टाइल में हमारी आदत है, चॉइस है, सेंटेंसिंग है, स्ट्रक्चर है, इमेजरी है, जो राइटर यूज़ करता है, टेक्निक्स हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो क्या क्या यूज़ कर रहा है। अगर समरी ऑफ एलिमेंट्स करें, आज की वीडियो को समराइज़ करें, तो ये में एक छोटा-सा एक टेबल है जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या आता है, सेटिंग में क्या क्या है और एनालॉजी उसकी क्या है, प्लॉट है, थीम्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं आज की वीडियो में। तो आई होप कि जो आज की वीडियो है वो आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और किसी भी नए टॉपिक पे वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू कंसर्न कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद जो नॉवेल्स के जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।